हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी सब्जेक्ट में ईस्ट में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले ईस्ट की संरचना के बारे में पढ़ चुके हो कि ईस्ट की संरचना क्या होती है, किस प्रकार होती है ईस्ट की संरचना। तो उसी क्रम में आज हम ईस्ट में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ईस्ट में लैंगिक जनन होता है वो कई अलग अलग प्रोसेस से होता है, यानी ईस्ट में जो है 3 प्रकार से पीढ़ी एकांतरण होता है, जिसमें से पहला है हैप्लोबायोटिक और दूसरा है डिप्लोबायोटिक और तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक, जो कि ईस्ट की अलग अलग प्रजातियों में होता है। जैसे सैक्रोमाइसीज आक्टोस्पोरम में जो है हैप्लोबायोटिक जीवन चक्र मिलता है, इसी प्रकार से सैक्रोमाइसीज लुडविगी में जो है डिप्लोबायोटिक जीवन चक्र मिलता है और सैक्रोमाइसीज सेरेविसी में हैप्लोडिप्लोबायोटिक जीवन चक्र मिलता है। यानी ये तीनों जीवन चक्र जो है थोड़े थोड़े एक दूसरे से भिन्न है, परंतु हम तीनों को ना करके हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हैप्लोडिप्लोबायोटिक जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप आसानी से ईस्ट में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो आइए, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी ये ईस्ट की एक प्रजाति है, क्योंकि ईस्ट की भी कई अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे बताया अभी आपको सैक्रोमाइसीज लुडविगी, दूसरी है आपकी सैक्रोमाइसीज आक्टोस्पोरम, तीसरी आपको बताई सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। तो हम सैक्रोमाइसीज सेरेविसी में जीवन चक्र ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल इन सेरेविसी में। किसमें? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। जो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है ये ईस्ट ही है। क्या है? ईस्ट ही है, यानी ईस्ट की एक प्रजाति है। तो आइए देखते हैं, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के जीवन चक्र में द्विगुणित तथा अगुणित कोशिकाएं कायिक अवस्था प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का जीवन चक्र है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं जो है कायिक अवस्था प्रदर्शित करती हैं, अगुणित कोशिकाएं और द्विगुणित कोशिकाएं। इसी प्रकार से जो इसका जीवन चक्र है वो भी बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप हैप्लॉइड स्टेज और ऊपर देख रहे हैं डिप्लॉयड स्टेज, जिसमें यहाँ से एक रेखा के माध्यम से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो जो ये नीचे का जीवन चक्र है ये अगुणित कोशिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया जीवन चक्र है, और इसके बाद जब कोशिका द्विगुणित हो जाती है तो ये ऊपर का जीवन चक्र है, जिसे डिप्लॉयड स्टेज कहा गया है। तो वही पहली लाइन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी के 2 प्रकार की कोशिकाएं कायिक अवस्था प्रदर्शित करती हैं, अगुणित कोशिकाएं और द्विगुणित कोशिकाएं। तो देखिए ये भी बेसिक समझा रहे हैं। जो इसका मेन जीवन चक्र थोड़ा नीचे बहुत शॉर्ट में दिया गया है। यहाँ पर एस्कस के भीतर निर्मित 4 एस्कोस्पोरों में से 2 + VE तथा 2 - VE विभेद या प्रभेद वाले होते हैं। देखिए एस्कस क्या है? एस्कस एक संरचना है। क्या है? एस्कस एक संरचना होती है और उस एस्कस संरचना के अंदर 4 नई कोशिकाओं का विकास होता है, और वही नई कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तब वो आगे के जीवन चक्र को जो है पूर्ण करती हैं। तो यहाँ से हमारा जीवन चक्र प्रारंभ होता है। जैसा हम लाइनों में बताते जा रहे हैं वैसा हम चित्र पर भी इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो देखिए ये एस्कस से एक पूरी संरचना बनी, जिसमें 4 यंग एस्कस लिखे गए हैं, यानी 4 ये नई संरचनाएं बनी हैं ईस्ट की,
जिनको एस्कस कहा गया है, और यही एस्कस जो है कैसे हो गए हैं, मैच्योर एस्कस, यानी कि परिपक्व हो गए हैं। नए एस्कस से, नवोद्भिद से जो है ये परिपक्व हुए और परिपक्व होकर के दो अलग अलग प्रभेदों में बट गए, एक धनात्मक प्रभेद और एक ऋणात्मक प्रभेद। तो जो ये मैच्योर एस्कस हैं, इन मैच्योर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण हुआ, और वो भी संख्या में 4 एस्कोस्पोर्स या कभी 8 आपको दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 4 एस्कोस्पोर बता रहे थे, तो यहाँ जो ये 4 एस्कोस्पोर बने तो उन्हीं में से हम उठा करके यहाँ पर ये रखे हैं एस्कोस्पोर, और आपको समझने के लिए यहाँ पर 2 एस्कोस्पोर्स को लेकर के पूरे जीवन चक्र को बताया जा रहा है। तो जिसमें एक एस्कोस्पोर जो है वो धनात्मक प्रभेद का है और एक एस्कोस्पोर जो है वो ऋणात्मक प्रभेद का है। तो आगे देखिए, विभिन्न प्रकार की अगुणित कोशिकाओं में मुकुलन द्वारा गुणन होता है। जैसा कि आपको कई बार बताते आए हैं कि जो ईस्ट है, ईस्ट की कोशिकाओं में जो जनन होता है वो प्रायः मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन जो है वो कायिक जनन की एक विधि है। तो जब यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही होती है तो उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भी जो कोशिकाएं हैं वो मुकुलन करती हैं, यानी मुकुलन द्वारा उन कोशिकाओं में वृद्धि और विकास होता है। आगे देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में विपरीत प्रभेद की कायिक कोशिकाएं युग्मक धानी के रूप में कार्य करती हैं, यानी जब इनको विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं, नहीं अनुकूल परिस्थितियों में, यानी जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, यानी जब इनके जनन के अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब जो ये विपरीत प्रभेद थे, यानी हमारी लाइफ साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है मैच्योर एस्कस से, परिपक्व एस्कस से, जो कि आपको बताया इस परिपक्व एस्कस में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी विपरीत, दो विपरीत प्रभेद वाली कोशिकाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। जब इनको अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियां मिलती हैं, तब ये अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों में जो विपरीत प्रभेद, यानी कि एक धनात्मक प्रभेद वाली कोशिका और एक ऋणात्मक प्रभेद वाली कोशिकाएं क्या करती हैं, युग्मक धानी का निर्माण करती हैं, यानी प्रभेद की कायिक कोशिकाएं युग्मक धानी के रूप में कार्य करती हैं। तो यानी ये युग्मक धानी बना लेती हैं क्योंकि इनसे युग्मकों का निर्माण होगा। तो आगे आइए देखिए, यही क्या होता है कि धनात्मक प्रभेद वाले एस्कस और ऋणात्मक प्रभेद वाले जो एस्कस के, यानी जो मैच्योर एस्कस थे उसमें धनात्मक एस्कोस्पोर और ऋणात्मक एस्कोस्पोर दोनों को लेकर के चले, और आगे चल करके इनकी कोशिकाओं में स्टेप बाय स्टेप विकास हो रहा है। यानी यहाँ मुकुलन हुआ और मुकुलन द्वारा 4 कोशिकाओं का विकास हुआ, फिर इधर भी धनात्मक वाले भी मुकुलन द्वारा 4 कोशिकाओं का विकास हुआ, दोनों 4-4 कोशिकाएं बनाई, जिस प्रकार आप देख रहे हैं अगले स्टेप में। और बनकर के आगे क्या होते हैं, कॉपुलेशन होता है, यानी इन दोनों की, एक की धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। तो इतना जो हमारा जीवन चक्र यहाँ से ये पूर्ण हो रहा है, यहाँ पर सभी कोशिकाएं अगुणित हैं, अकेली हैं, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज अवस्था नीचे की प्रोसेस में पूर्ण हो रही है। तो यहाँ तक की सारी जो स्थिति है वो अगुणित कोशिकाओं के द्वारा संपन्न की गई प्रक्रिया है। इसके आगे जब हम पहुंचेंगे, जो डॉटेड लाइन है वहां पर क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब, यानी यहाँ पर जो है धनात्मक प्रभेद की एक कोशिका और एक ऋणात्मक प्रभेद की एक कोशिका, दोनों आपस में मिलती हैं, यानी 2 अगुणित कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं। तो आगे देखिए, युग्मक धानियां संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाती हैं, यानी जो ये युग्मक धानियां बनती हैं, ये युग्मक धानियां आपस में संलयन करती हैं, मिलती हैं और मिलकर के द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करती हैं। क्योंकि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें द्विगुणित जाइगोट जो होता है वही भ्रूण में परिवर्तित होता है, और भ्रूण जो है परिवर्तित होने के बाद में पूर्ण विकसित नए जीव के रूप में जन्म लेता है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, युग्मक धानियां संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाती हैं, यानी युग्मक धानियां जब संलयन कर लेती हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है।
तो देखिए यहाँ पर एक धनात्मक प्रभेद की कोशिका, इसमें चारों कोशिका में से एक कोशिका और एक ऋणात्मक प्रभेद की कोशिका, दोनों कोशिकाएं मिलकर कॉपुलेशन की प्रोसेस करती हैं, यानी यहाँ पर दोनों का संलयन होता है। आगे दिखाया गया प्लाज्मोगैमी, जहाँ पर एक अगुणित कोशिका और दूसरी अगुणित कोशिका, जिसमें से एक धनात्मक अगुणित कोशिका और एक दूसरी ऋणात्मक अगुणित कोशिका, दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक द्विगुणित जाइगोट युग्मनज का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो गया। जैसे ये प्रोसेस क्या आगे वही विकास होकर के क्या बना, क्रायोगैमी, जहाँ पर आपको 2x दिखाया जा रहा है यहाँ पर, यानी एक कोशिका अगुणित और दूसरी अगुणित दोनों मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका बना ली। तो ये वाली स्टेज इतनी यहाँ से क्या है, डिप्लॉयड स्टेज 2x। तो आगे देखिए जैसे हमारी लाइनें लिखी हैं, युग्मक धानियां संलयन करके द्विगुणित युग्मनज बनाती हैं। तो आप यहां से लेकर के इस पूरी प्रोसेस को यहां पर समझ पा रहे हैं कि यहां पर क्या होता है, संलयन, यहां भी संलयन ही हो रहा है, यानी एक धनात्मक प्रभेद की कोशिका का और एक ऋणात्मक प्रभेद की कोशिका का, दोनों का संलयन ही हुआ। आगे चरण में, अगले चरण में क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, द्विगुणित जाइगोट, एक द्विगुणित जाइगोट यानी कि दो कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका बनाई, और जो एक कोशिका बनी वो कैसी बनी, द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हो गया, जो मुकुलन द्वारा असंख्य द्विगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है। जैसा कि आपने ईस्ट में पढ़ा है कि एक ईस्ट की मात्र कोशिका से कई सारी मुकुलन विधि द्वारा नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो यही जो द्विगुणित कोशिका बन गई, ये द्विगुणित कोशिका आगे आकर के यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें केंद्रक एक साइड में लग करके आ गया है, क्रायोगैमी, और यहाँ पर अगले चरण में मुकुलन हो रहा है, यानी कि बडिंग। क्या होता है, एक मात्र कोशिका से नया छोटा सा बड यानी कि मुकुल निकलता है, और वही मुकुल विकास करके नए पादप के आकार ले लेता है। आपने मुकुलन विधि पढ़ी है कायिक जनन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो द्विगुणित कोशिका यानी युग्मनज बना था वही विकास और वृद्धि करता है, और विकास और वृद्धि करके यहाँ पर मुकुलन की प्रक्रिया करता है, और मुकुलन की प्रक्रिया यानी कि बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा कई असंख्य कोशिकाओं को जन्म देता है। जहाँ पर आपको 4 कोशिकाएं समझने के लिए दिखाई जा रही हैं, यानी 4 कोशिकाओं से आप समझ पा रहे हैं कि कई असंख्य कोशिकाओं को यानी द्विगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है। कैसी कोशिकाओं को जन्म दे रहा है, द्विगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है। द्विगुणित कोशिका एस्कस के समान कार्य करती है, यानी जो यहाँ पर ये द्विगुणित कोशिका बनी थी यही एस्कस की जैसी संरचना बनाती है, एस्कस जैसे कार्य करती है जैसा एस्कस होता है, क्योंकि एस्कस ही विकास और वृद्धि करके जो है मेच्योर एस्को यानी एस्कस में बदलता है, और उसके अंदर 4 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, और वही एस्कोस्पोर जो नई प्रोसेस फिर से शुरू कर देते हैं। तो आप समान कार्य करती हैं, तथा एस्कस में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो आइए देखिए बडिंग के द्वारा कितनी आपने पढ़ी कि असंख्य द्विगुणित कोशिकाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर बडिंग की प्रोसेस हो रही है, और बडिंग की प्रोसेस के द्वारा ये यहाँ पर अगुणित कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इन्हीं अगुणित कोशिकाएं जो हैं ये एस्कस के समान कार्य करती हैं, एस्कस की तरीके से काम करती हैं, और जो कि अर्धसूत्री यानी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कैसे विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। आपने यहाँ पर लास्ट लाइन में पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये जो द्विगुणित कोशिकाएं बनी थी, इन्हीं द्विगुणित कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित कोशिकाएं बना रही हैं। इसीलिए यहां से ये रेखा बनाई गई है, क्योंकि ये ऊपर की प्रोसेस द्विगुणित है, डिप्लॉयड स्टेज है, और नीचे की जो है वो कौन सी स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज है, यानी कि अगुणित कोशिकाएं हैं। तो जब यहाँ पर मुकुलन द्वारा द्विगुणित कोशिकाएं 4 बन गई, तो उन्हीं 4 में से जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या कैसी कोशिकाएं बना रही हैं, द्विगुणित से अगुणित बन रही हैं, यानी यंग एस्कस बनता है। यही यंग एस्कस जो है वृद्धि और विकास करता है, वृद्धि और विकास करके मैच्योर एस्कस में बदल जाता है, यानी परिपक्व एस्कस में परिवर्तित हो जाता है। और ये परिपक्व जो एस्कस है ये 4 क्या बनाता है, एस्कोस्पोर बनाता है।
तो ये यही 4 स्पोर फिर से वही प्रोसेस शुरू कर देते हैं, यानी विपरीत प्रभेद उत्पन्न कर देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कोशिकाएं, फिर वो धनात्मक ऋणात्मक कोशिकाएं इसी प्रकार से दूसरी लाइफ साइकिल पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी में ये क्रम चलता रहता है। तो आपने थ्योरी और चित्र दोनों, यानी लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, इस प्रकार से आप इसका चित्र भी अच्छे से बनाना और साथ में इसकी जो ये थ्योरी दी गई है बहुत ही कम और यानी संक्षिप्त भाषा दी गई है, तो आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना। तो ये क्लास 11 में आज का वीडियो जो था ईस्ट में लैंगिक जनन यानी कि सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी में हैप्लोडिप्लोबायोटिक जीवन चक्र समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।